ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेशनल इशू लेकर आया हूं इस लेक्चर में। आपने देखा होगा कि हाल में जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ उसने एक पैंडोराज बॉक्स खोल दिया। बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति कायम हो गई है। बहुत ज़्यादा वाद विवाद आरंभ हो गए हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन डेमोक्रेसी की दिशा भी बदल सकती है। तो चलिए आज इस टॉपिक को मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों को समझाना चाहूँगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इश्यूज इतने होंगे कि हम उसे कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं निष्पक्ष रहकर एज फार एज पॉसिबल कि हम दोनों पक्ष आपको, दोनों वर्जन आपको बता सकें। चलिए हम 4 इशू आपसे डिस्कस करेंगे। ये 4 इशू को पहले देखिए। पहला हमारा होगा बैकग्राउंड, यानी ब्रिटिश शासन, संविधान, ब्रिटिश रूल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा आरक्षण नीति का विकास, एवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया एंड जाति जनगणना का इतिहास, कास्ट सेंसस एंड इट्स हिस्ट्री। उसमें आपको खुद इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि आखिर कास्ट सेंसस का रिजर्वेशन पॉलिसी से कितना गहरा संबंध है। और चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण नीति का मूल्यांकन। यह थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसमें मुझे वैल्यू जजमेंट देना पड़ेगा, मुझे स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और दोनों पक्षों को रखना पड़ेगा। तो चलिए कहाँ से आरंभ करें। पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जो इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। क्योंकि हमारा संविधान हमारा संविधान का जब एवोल्यूशन हुआ, जैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें जो कास्ट प्रोविजन लाया गया वो एक पहलू था। जैसे रिजर्वेशन की जहाँ तक बात थी तो 2-3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसे सपोर्ट मिलता है। एक तो चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को गंभीरता नहीं थी क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कोई खास जगह नहीं थी। एक माना गया था कि चलो एक मोरल परसुएशन है, अगर इफ़ वी हैव टू फॉलो इट देन वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कैन नेग्लेक्ट इट। इनिशियली शुरू में उस समय फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही सैक्रोसैंक्ट माना जाता था, बहुत पवित्र दस्तावेज माना जाता था, और जितनी भी चाहे वो जुडिशियरी हो या हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी हो, वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे, विशेषकर जुडिशियरी। तो आर्टिकल 340 है, उससे भी सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि वो समय समय पर एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट की जांच के लिए वह बीच बीच में कोई कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। तो वो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है, तो आर्टिकल 340 इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे ओरिजिनल संविधान में 16(4), जिसको 16(1) के अपवाद में रखा गया है। आप जानते ही हो कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स पैराडाइज है, क्योंकि इसलिए जब बच्चे जब प्राय कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसके क्लॉजेज को ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो 16(1) में आप जानते हो कि उसमें आपको उसमें इक्वलिटी यानी उसमें समानता का अधिकार है, लेकिन वही 16(4) में उसका एक्सेप्शन दिया गया है जिसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है, और वह सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान उसमें रखा गया है। तो आर्टिकल 340 से सपोर्ट मिल रहा। फिर आप देखोगे अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे तो और भी कुछ आर्टिकल्स उससे जुड़ जाते हैं। फिर आर्टिकल आप जानते हो कि 46 से भी, 16(4) से भी कई ऐसे आर्टिकल्स थे जिनसे रिजर्वेशन को सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन मैं इससे पहले, संवैधानिक प्रावधान से पहले, इसका इतिहास बताना चाहूँगा कि इंडिया में कास्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर आप पीछे चलेंगे तो लगभग 5000 वर्षों का। अब चलिए एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में तो कुछ नहीं, क्योंकि उस समय अनडेमोक्रेटिक मॉडल था, आप कह सकते हो एक तरह से ऑटोक्रेसी थी या मोनार्की थी। तो वहाँ पर तो खैर कास्ट कॉन्शसनेस की कोई बात नहीं थी, और जो सवर्ण है वो अपने बहुत सारे विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे थे, जो हाई कास्ट या हाई बॉर्न हिंदूज हैं। मिडिल हिस्ट्री में भी इस्लाम आया तो इस्लाम ने इक्वलिटी का नारा दिया, लेकिन इस्लाम भी कास्ट सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सका, उल्टा इस्लाम में भी एक प्रकार का कास्ट सिस्टम आ गया। जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश शासन ने कुछ ऐसे कारकों को अनजाने में ही जन्म दे दिए।
कैसे? तो जैसे आधुनिक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, सेंसस जनगणना। तो ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स ब्रिटिश ने ला दिए कि धीरे धीरे भारत में कास्ट कॉन्शसनेस बढ़ने लगा और निचली जातियों में भी एक तरह से कॉन्शसनेस आने लगा। यह कॉन्शसनेस के इक्का दुक्का घटना आपको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिलता है। जैसे आप एक देखेंगे कि सबसे पहले महाराष्ट्र में, आप देखिए महाराष्ट्र में, या उस समय तो बॉम्बे था, एक सेपरेट महाराष्ट्र नहीं था, वहाँ पर साहू जी महाराज थे जो शिवाजी के ही वंशज थे। उन्होंने सबसे पहली बार आरक्षण के लिए पहल की थी। तो उन्होंने वहाँ पर बॉम्बे में, आप यह देखते हो, ज्योतिबा फुले ने इसकी मांग बहुत पहले से उठाई थी। उसके आगे आप बैठते हैं तो आपको मद्रास में एक कॉन्शसनेस दिखता है, क्योंकि देखिए मद्रास में एक पार्टी बनी थी। उस पार्टी का नाम था, जो 1917 में वो पार्टी बनी थी, उसका नाम था जातीय पार्टी। और जातीय पार्टी ने मद्रास में विधान मंडल में पहले आरक्षण की मांग की थी। और मैं आपको बताऊं कि वो जो पार्टी थी उसने 1917 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल पर जब चर्चा हो रही थी तो उसने सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, विधान मंडल में, जो मद्रास के विधान मंडल में बैकवर्ड कास्ट के लिए, उसने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की थी, जो मांग उसे मिल भी गई, जिस बात से कांग्रेस नाराज भी हुई थी। और 1920 के चुनाव में कांग्रेस ने उसका बाइकआउट भी किया था मद्रास में। लेकिन चलिए वो जो आप देखते हैं उसको कहते हैं जस्टिस पार्टी, नाम है जस्टिस पार्टी। उस पार्टी का नाम था, नाम तो कुछ अलग था, लेकिन उसको पॉपुलरली जाना जाता था जस्टिस पार्टी, क्योंकि वह निम्न वर्ग के लोगों को न्याय देने की बात कर रहा था। तो वो कास्ट बेस्ड पार्टी थी, उसको जातीय पार्टी भी आप कह सकते हो, जस्टिस पार्टी कह सकते हो। तो जब वह पार्टी जब आई और जब उस पार्टी ने सरकार बनाई तो उस विधानमंडल में तो सरकार ने आरक्षण दे दिया था। अब जो उस पार्टी की सरकार बनी तो उसने सोचा कि देखो मद्रास में लगभग आप मान के चलिए कि 80% से अधिकतर जो गवर्नमेंट जॉब्स थे उस पर 3 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन था ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों का एकाधिकार था। तो सबसे पहले उसने ब्राह्मणों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक प्रावधान लाया था। उस प्रावधान के लिए एक टर्म आता है, उस टर्म है गवर्नमेंट जियो। ये एक गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि ऑर्डर, उसको जियो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको बोलते हैं कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कम्युनल जियो। उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम दिया गया कम्युनल जियो। दिस वाज द। इसमें क्या किया, जो मद्रास की गवर्नमेंट थी उसने ब्राह्मणों को, गैर ब्राह्मणों को, निम्न जाति को, मध्यवर्ती जातियों को, सबको उसने अलग अलग जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दे दिया। इस बात का ध्यान रखा कि 50% से अधिक सीटें ब्राह्मणों को नहीं मिलनी चाहिए। तो खैर चलिए, मद्रास गवर्नमेंट। उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निरंतर सरकार से मांग कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक महारों के कद्दावर नेता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्भव हुआ था। जब 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के सामने उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। उन्होंने कहा कि देखिए भारत में जो दलित वर्ग है, क्योंकि जो दलित वर्ग, आप जो डिप्रेस्ड क्लास शब्द देखते हो, ये डिप्रेस्ड क्लास शब्द का जन्मदाता यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उसने इस शब्द का प्रयोग किया था। गांधी ने भी एकाधिक बार प्रयोग किया, लेकिन गांधी जी ने उस शब्द को बदलकर हरिजन कर दिया था। और फिर 1935 में इसी क्लास को, जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, उसको पहली बार एससी का दर्जा मिला, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हो। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, ये दो अलग अलग नाम पर है। तो मैं आपको बताना चाहता कि वर्चुअली जब एक महारों के कद्दावर नेता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्भव हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही मैसिव स्केल पर महारों के अधिकारों की मांग उठाई और सरकार से मांग की कि आप अविलंब हमारे लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की। उनका तर्क यह था कि देखिए, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार तो है नहीं, आप लोगों को पता होगा उस समय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब हुआ कि सभी लोगों, वन मैन और वन वोट, वह प्रावधान उस समय नहीं था। उस समय क्या था, सिर्फ कुछ लोगों को वोटिंग राइट प्राप्त था। आप यही समझे कि 1935 में भी मात्र 10% इंडियंस को वोटिंग राइट था, और अगर 1919 में पीछे चले तो मुझे लगता है कम होकर और भी 6 to 7% हो जाएगा।
तो अब उतने कम लोगों को मताधिकार था, उसके लिए प्रॉपर्टी क्राइटेरिया थी। तो बेचारे दलित वर्ग के लोग तो उस प्रॉपर्टी क्राइटेरिया पर खरा नहीं ही उतर पाते थे, तो उससे वंचित हो जाते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि इनके साथ जस्टिस तब होगा कि जब आप इनको पृथक निर्वाचन देंगे, क्योंकि अभी इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, निर्धन है, कुछ लोगों को ही मताधिकार प्राप्त है, मताधिकार से वंचित है। अब इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। एक बड़ा ही दिलचस्प बात बताई है, एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव और कह सकते हैं कि बड़े ही एक बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है अभिनव चंद्रचूड़। उन्होंने एक बहुत ही अपनी एक पुस्तक लिखी है कि दिस सीट्स आर रिजर्व्ड। हाल ही में उनका आरक्षण पर आया है, रिजर्वेशन के ऊपर। तो उन्होंने उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ कि 1931 से पहले गांधी जी को भी यह पता नहीं था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके नेता हैं। वो पहले समझते थे इस सवर्ण हैं और निम्न जाति के कॉज को लेकर यह आगे चल रहे हैं। खैर चलिए, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग रखी। गवर्नमेंट का भी नजरिया थोड़ा सही नहीं था। गांधी जी के साथ एक तरह से बहुत ही एलियन बिहेवियर किया गया वहां पर। गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए। और फिर आप जानते हो कि रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार ने 1932 में ये सो कॉल्ड कॉम्युनल अवार्ड दे दिया, सांप्रदायिक पंचाट, जिसमें कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन दे दिया। यह कहानी आप लोगों को ज्ञात होगा कि गांधी जी ने इसके विरुद्ध यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया। अब अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि जो गांधी जी के पुत्र थे देवदास गांधी, वो आंखों में आंसू लिए हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास पहुंचे और बोले कि मेरे पिताजी का देहांत हो जाएगा, आप कुछ करिए। तो खैर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इतना अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव था कि उनको फिर डील करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि 10 वर्ष के लिए कम से कम हमें पृथक निर्वाचन दीजिए, तब तक जब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार लागू हो जाएगा तब भले ही इस पृथक निर्वाचन को हटा लिया जाए। लेकिन अब गांधी जी को या बाकी नेताओं को डर हो रहा था कि अगर एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में हुआ, तो फिर उसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है। तो खैर एनीवे, अंत में दोनों के बीच डील हुआ। तय हुआ कि भाई ठीक है, एससी को, जो उसमें तो खैर एससी स्टेटस नहीं था, उस समय दलित वर्ग को उनकी जनसंख्या से अधिक सीटें दी जाएं। और तय हुआ कि चलो, जहां पहले 71 सीटें उनको मिली थी वहां 148 सीटें मिले। केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तो माना गया कि चलिए अब कम से कम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां खुश हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर भी खुश ना होने की वजह यह थी कि अभी भी उनका एक्चुअल माने 1000 समथिंग का पॉपुलेशन, 1000 समथिंग का मेंबरशिप था। आप समझ सकते हैं, 1000 समथिंग के मेंबरशिप में 148 सीट्स भी उनके लिए जस्ट नहीं था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय 60 मिलियन जनसंख्या थी और एससी एसटी की, तो उस समय के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और उतनी सीटें भी उनके लिए नाकाफी थी। खैर एनीवे, फिर 1935 में जब एससी का स्टेटस मिला इनको, तो 1935 के चुनाव में 151 सीटें, मतलब 148 जो कांग्रेस के द्वारा एलोकेटेड थी, उसे 3 सीटें सरकार ने बढ़ाकर दी एससी कम्युनिटी को। और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव भी लड़े, हालांकि दुर्भाग्यवश 1951 के चुनाव में वो हार गए थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारी जो कहीं ना कहीं जो आरक्षण पॉलिसी, वो आरक्षण पॉलिसी का विकास पहले ही शुरू हो गया था, और वो पहले शुरू हुआ था ऑलरेडी हमारे संविधान को लागू होने से पहले। फिर बात आई संविधान सभा में। वहां संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ा ही स्टॉर्मी डिबेट हुआ इस पर। इसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स थे, और तो छोड़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये भी आरक्षण नहीं चाहते थे। जैसे कांग्रेस का एक स्वाभाविक नजरिया था कि देखिए, जो दलित वर्ग की समस्या है वो एक सामाजिक समस्या है, उसको पॉलिटिसाइज मत करिए और हम सामाजिक मोर्चे पर ही इसको संभाल लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जब तक इनको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक इनका अपना लाइवलीहुड नहीं होगा, जब तक यह खुद इतना धनोपार्जन नहीं कर पाएंगे कि स्वाभिमान से जीवन जी सकें, तब तक इनके लिए कोई भी रियायत की बात आप कर रहे हैं वो नाकाफी होगा। दोनों में बात नहीं बनी। तो
गांधी जी का कहना था कि आरक्षण अगर आप करते हैं तो आरक्षण विभाजन को अस्थायी बना देगा, तो गांधी जी पीछे हट रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नजरिया भी इसमें अलग था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कास्ट शब्द सुनना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इससे कास्ट कॉन्शसनेस बढ़ेगा, और उनका तर्क यह था, कहीं ना कहीं नेहरू तो अपना मेक बिलीव वर्ल्ड में जी रहे थे। उनके साथ यह थी कि वो किताबों की दुनिया में रहते थे और रियलिटी से थोड़ा सा कटे हुए रहते थे। तो उनको एक रियलिटी पता नहीं था कि भाई हम जो इस आरक्षण की बात अभी जो हम कर रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे, मतलब क्योंकि आप तो जानते हैं कि नेहरू का समाजवादी मॉडल था और एक इकोनॉमिक प्लानिंग को लागू करने के मंसूबा लेकर आए थे। तो पंडित नेहरू को लगता था कि जिस दिन इकोनॉमिक प्लानिंग लागू हो जाएगी उस दिन भारत में ऐसा आर्थिक पुनर्वितरण होगा, ऐसा इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ऊपर से छन छन कर रोजगार और धन नीचे तक पहुंचेगा और जाति व्यवस्था टूट जाएगी। अब ये दूसरी बात है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कास्ट सिस्टम को तोड़ तो नहीं सकी। हाँ, कास्ट सिस्टम ने इकोनॉमिक सिस्टम को इंडिया में जरूर निगल लिया। आज जो ट्रेड भी होते हैं या डिफरेंट प्रोफेशंस हैं वो भी कास्ट से इम्पैक्टेड है। तो खैर, उनका तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी कुल मिलाकर बहुत सफल नहीं हो पाई थी। एक तो लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर, भूमि सुधार के मोर्चे पर विफल होना बहुत अपने आप में घातक हो गया था। दूसरी बात यह कि उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो भी डिजायर्ड इम्पैक्ट पैदा नहीं कर पाई थी। खैर चलिए, वो तो बाद की चीज है। दूसरा, कहीं ना कहीं नेहरू के मन में यह बना हुआ था कि अगर हम आरक्षण करते हैं, जाति आधारित आरक्षण, तो कहीं ना कहीं मेरिट प्रभावित होगा। उनका यह कहना था कहीं ना कहीं मेरिट प्रभावित होगा और इससे एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी में कमी आ सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मेरिट वाला फार्मूला आप छोड़िए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो ट्रू मेरिट उसको हम नहीं मानते, नंबर वन। दूसरा, उनका कहना था कि देखिए, आप जिसको गुड गवर्नमेंट देखिए, आप एफिशिएंट गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन एफिशिएंट गवर्नमेंट से ज्यादा आवश्यक है गुड गवर्नमेंट। एक ऐसा गवर्नमेंट जो कम से कम दलित वर्ग, निम्न जाति के दर्द को समझे। जब तक उस दर्द को नहीं समझेगा तब तक वो एफिशिएंट गवर्नमेंट का मतलब नहीं है। तो इसलिए गुड गवर्नमेंट पर हमारा बल ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, उनका यह कहना था कि देखिए, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो कम से कम निम्न जाति, जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके साथ इंपैथाइज करे, उनकी कम्युनिटी से हो, उनके दर्द को समझे, उनके स्वप्न, उनके पीड़ा को समझे। तो अगर कोई ब्यूरोक्रेसी है जो ऊपर केवल सवर्णों और सवर्णों के द्वारा निर्मित है और कितना भी प्रयास करेगी तो वह एफिशिएंसी या वह रिजल्ट नहीं पैदा कर सकती जो एक निम्न जाति की ब्यूरोक्रेसी जो उनकी समूह से आई है वह पैदा कर पाएगी। तो खैर एनीवे, उनके और भी कई तर्क थे मेरिट के मुद्दे पर। तो मेरिट के मुद्दे पर वो कन्विंस नहीं थे। तो हुआ कि चलो ठीक है कि आरक्षण होगा और इससे मेरिट में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब फिर एक दूसरा विवाद शुरू हो गया। ये दूसरा विवाद क्या था कि चलिए, आरक्षण तो होगा, लेकिन ये आरक्षण कैसा, जो आरक्षण होगा वो कैसे होगा, मतलब इसका प्रारूप क्या होगा। तो एक तो हुआ, चलो, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानमंडल, इसमें आरक्षण होगा। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में होगा। अब इसके अलावा और भी प्रपोजल थे। जुडिशियरी में आरक्षण लाइए, प्रपोजल था कैबिनेट में आरक्षण लाइए, गवर्नमेंट में तो कैबिनेट में आरक्षण लाइए, जुडिशियरी में आरक्षण लाइए, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, विधानमंडल के दोनों चैम्बर में आरक्षण लाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण लाइए। तो बहुत सारे आरक्षण की मांग चल रही थी, लेकिन अंत में सिर्फ इसी बात पर सहमति बनी। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा एक खांडेकर भी थे, उनका भी बल था इस बात पर कि भाई जुडिशियरी में आरक्षण लाया जाए, जुडिशियरी में रिजर्वेशन लाया जाए। लेकिन अंत में तय हुआ कि देखिए, जुडिशियरी में जो रिजर्वेशन है यह पॉसिबल नहीं है, यह अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा और इससे जुडिशियरी का पूरा फंक्शनिंग अफेक्टेड होगा। तो उसमें तय नहीं हुआ। अंत में तय हुआ इन्हीं दो क्षेत्रों में लाया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में और गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर हुआ कि भाई किसके लिए लाया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में एक तो 16(1) है आर्टिकल, जो कहीं ना कहीं इक्वलिटी ऑफ, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी पर बल देता है, और दूसरा 16(4) में अपवाद एक्सेप्शन के रूप में एक
क्लॉज को ऐड किया गया। जो क्लॉज में यह था कि भाई जो बैकवर्ड, इसके लिए टर्म का प्रयोग किया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अब यहीं से विवाद शुरू होगा। देखिएगा, पूरे हम संविधान के विकास के दरमियान या जुडिशियल रिव्यू के दरमियान, कोर्ट वर्डिक्ट के दरमियान, ये हमेशा विवाद का मुद्दा बना रहेगा कि क्लास से हम क्या मीन करें, क्लास या कास्ट क्या मीन करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया था, तो उनमें उनका कहना था एक एससी शेड्यूल कास्ट, दूसरा एसटी, और तीसरा था ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट। ये तीन समूह को इसमें शामिल किया गया कि एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको हम कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस में रखते हैं, और क्लासेस से वो कास्ट ही मीन कर रहे थे। तो खैर यह तय हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसमें रिजर्वेशन किन को मिला। तो रिजर्वेशन केवल एससी और एसटी को मिलना था, अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात नहीं की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही मानना था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति उतनी दयनीय, उतनी खराब नहीं है। उनका कहना था कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा तो नीचे तक जब परकोलेट होकर जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पहुंचेगी तो कास्ट सिस्टम स्वयं चरमरा जाएगी। हालांकि वो इनकी घोषणा बिल्कुल गलत निकली। तो अंत में हुआ कि भाई ओबीसी के लिए भी कुछ नहीं, एससी एसटी के लिए किया जाए, और उसमें किसमें किया जाए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब्स में। तब यहां पे सुनिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो तय हुआ उसमें एक सनसेट क्लॉज लगाया गया। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि यह असालतन या परमानेंट नहीं रहेगा। 26 जनवरी 1950 से आगामी 10 ईयर्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन में, उच्च सदन में नहीं, नॉट इन अपर चैम्बर, 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन रहेगा। इसको कहते हैं सनसेट क्लॉज, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड को डिफाइन कर दिया गया कि नॉट मोर देन 10 ईयर्स। और जो नीचे आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें रिजर्वेशन किया गया लगभग 12.5 से 16.5% एससी के लिए और लगभग 5% एसटी के लिए। तो इस तरह से इनिशियल गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण रखा गया वह इनडेफिनिट पीरियड के लिए था, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं रखा गया, जैसा कि आप देखते हैं सनसेट क्लॉज में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रखा गया। ओबीसी के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया, बात वहीं पर आकर समाप्त हो गई। अब उसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये तो तय हो गया बाय प्रिंसिपल कि ठीक है, आर्टिकल 16(4) और क्लॉज 4 यह डिसाइड कर रहा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन की मात्रा कितनी होगी, इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विवाद शुरू हुआ। तो उसमें देखिए डॉक्टर भीमराव, दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा मुद्दा था प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन। मतलब एक मुद्दा था कि देखिए, मतलब एडेक्वेट माने पर्याप्त मात्रा में उनको मिले, जैसे उन जिस कम्युनिटी जिस कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं है उनको सरकारी सेवा में पर्याप्त रूप में आरक्षण दिया जाए, पर्याप्त रूप में। और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब यह हुआ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कि जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार उनको प्रतिनिधित्व दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि नो, द एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू देम बट नॉट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट के फेवर में नहीं थे। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत एनलाइटेंड थे। कई जगहों पर उनके जो आप देखेंगे, जो आज उनकी लेगेसी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी उनको ठीक से नहीं समझ पाए। ये समस्या मतलब हर गवर्नमेंट के सामने रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझने के लिए उनके गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। जैसे देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 16 और क्लॉज 1 है जो इक्वलिटी एमॉन्ग ऑल इन गवर्नमेंट जॉब की बात करता है, यह रूल है। और 16 क्लॉज 4 जो बैकवर्ड क्लासेस के
रिजर्वेशन की बात करता है, वो एक्सेप्शन है। तो आप एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते। आप अगर प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा रिजर्वेशन कर देते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 16(1) है वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएगा, वो बिल्कुल ही अफेक्टेड हो जाएगा। तो आप एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, इसलिए एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेशन। तो अब दूसरी समस्या खड़ी हुई कि ये एडेक्वेट कौन तय करेगा, कोर्ट या गवर्नमेंट? तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था गवर्नमेंट तय करे, क्योंकि अगर यह मामला कोर्ट के हाथ में पड़ता तो उनको लगता था रिजर्वेशन पॉलिसी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उस समय जो और भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ और भी मेंबर्स थे, उन्होंने भी इस बात का फेवर किया कि बेटर ये रिजर्वेशन है ये गवर्नमेंट के हाथ में आप रहने दीजिए, जुडिशियरी के हाथ में मत दीजिए। जुडिशियरी के हाथ में आप देंगे तो जुडिशियरी बहुत ज्यादा, मतलब उसकी जो पॉलिसी है वो, उसका इंटरवेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अंत में तय हुआ कि ठीक है, मतलब इफ द गवर्नमेंट डीम्स फिट, मतलब गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि किसी खास जाति को उचित पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो फिर सरकार उसमें आरक्षण ला सकती है। तो यह मामला फिर सरकार के पास पहुंच गया, तो यही संविधान सभा में तय हुआ। नंबर 2, इस बात को और भी समझिए कि नंबर 2 की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एडेक्वेटली शब्द का प्रयोग किया था कि देयर शुड बी एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन बट नॉट प्रोपोर्शनेट, तो उसी को आधार बनाकर जुडिशरी ने आगे तय किया कि 50% से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 50% जो रिजर्वेशन का बैरियर जो लगा, वो कहीं ना कहीं एडेक्वेट टर्म का जो इस्तेमाल किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वहीं से शुरू हुआ। तो ये हुआ संविधान सभा तक की स्थिति। अभी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है और संविधान सभा में इतनी ही बातें हुई है। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं और देखते चलिए रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे कैसे इवॉल्व होता गया। डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चैलेंज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब देखो ये चैलेंज ऑफ पहला इंप्लीमेंटेशन कैसे आया। तो मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन केवल 2 ही रीजन में है, ध्यान रखिएगा। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानमंडल में रिजर्वेशन है, और दूसरा गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट सर्विस। तो यही 2 क्षेत्र में रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है और गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन है, और बाकी किसी क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं है। अब थोड़ा पीछे मैं ले चलता हूं। आपको याद होगा कि मद्रास गवर्नमेंट ने मद्रास में एक प्रोविजन लाया था जिसको कहते थे कॉम्युनल जियो, यानी कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। उस कॉम्युनल जियो के तहत आपको याद होगा सभी जाति के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। किसमें? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षण संस्थानों में सभी जाति के लिए आरक्षण कर दी गई थी। उसी में आप देखेंगे कि एक केस आया है और उस केस का नाम है चंपाकम दोराईराजन केस। वो केस ऐसे आया कि भाई मद्रास में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल, मतलब वहाँ का जो कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज, उसमें आरक्षण था और आरक्षण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 68% थी। और उसमें कोई एक स्टूडेंट था, वो अपना दाखिला चाहता था, उसमें मेरिट भी था, लेकिन चूंकि वो उस जाति से नहीं था तो उसको आरक्षण नहीं मिला। उसने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया, तो वो प्रसिद्ध हो गया। 1951 की बात है, वो 1951 अप्रैल महीना था शायद, और उसका नाम है चंपाकम दोराईराजन केस। तो ये जो चंपाकम दोराईराजन केस है, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि देखिए आरक्षण केवल 2 ही क्षेत्रों में दिया गया है, और वह क्षेत्र है विधानमंडल और सरकारी सेवा,
इसलिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आप शिक्षण संस्थानों से आरक्षण को स्क्रैप करिए और उसको ओपन करिए एडमिशन के लिए। बस कॉम्युनल जीओ जो मद्रास का था वो खटाई में पड़ गया, मतलब वो मद्रास का कॉम्युनल जीओ खटाई में पड़ गया, क्योंकि अब तो होना नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि चूंकि अब बातें बिल्कुल अलग हो गई। तो चलिए अंत में ये मामला अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड हो गई। और उस समय तो आप जानते ही हो कि कांग्रेस सेंटर में थी और स्टेट में भी, अगर आज की स्थिति होती कि स्टेट में गवर्नमेंट कोई और होता और सेंटर में कोई और, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आंखें मूंद लेती। लेकिन अभी तो सेंटर में भी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट का हारना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हारना है। इसलिए नेहरू की सरकार ने मई 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। अभी संविधान जस्ट आप कह सकते हो लागू हुआ था और पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे पर हुआ। हालांकि एक और मामला फंसा हुआ है, वो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे वही समय है कि आर्टिकल 31 भी फंसा हुआ है, क्योंकि जो जमींदारी उन्मूलन के लिए नेहरू की सरकार ने कदम उठाया था, उस नेहरू की सरकार के जमींदारी उन्मूलन के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसलिए क्योंकि वो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स था, तो उस फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच करने का राइट इनको नहीं दिया गया। तो इस आधार पर स्ट्रक डाउन हो गया, तो उधर जमींदारी उन्मूलन खटाई में पड़ गई और इधर उनका जो एजुकेशनल, यहाँ पर जो एजुकेशनल रिजर्वेशन है वो खटाई में पड़ा हुआ था। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। उसमें मैं आपको बताऊं कि हालांकि उस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रह गई थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उसने सबमिट कर दिया था, तो कहने के लिए पार्लियामेंट थी, लेकिन चुनाव नहीं हुआ था, तो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी। क्योंकि वह पार्लियामेंट तो आप जानते हो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनी भी नहीं गई थी, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनी गई थी। अगर आप स्वतंत्रता के शीघ्र बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहते हो, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब तक पार्लियामेंट का काम करता रहा जब तक कि फ्रेश पार्लियामेंट 1951-52 के चुनाव में बनकर तैयार न हुआ। तो इसने फिर डिसीजन लिए और अंत में तय हुआ कि ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, और एक इसमें क्लॉज जोड़ा गया, उसको कहते हैं 15(4). अब ये क्लॉज क्यों जोड़ा गया? तो 15(4) का क्लॉज इसलिए जोड़ा गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात की गई। जैसे देखिए, अब इसकी प्रेरणा कहां से मिली? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जो आर्टिकल 340 है, जिसमें प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड ग्रुप है उसके डेवलपमेंट की परीक्षा के लिए वो कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। तो चूंकि यहाँ पर स्टेट ने सोशल और एजुकेशनल वीकर सेक्शन या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की बात की गई, तो आर्टिकल 340 से सपोर्ट लेकर और फिर यह क्लॉज बनाया गया जिसको 15(4) बोलते हो, आर्टिकल 15 और क्लॉज 4। और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की व्यवस्था पहली बार इस केस के बाद और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद की गई, और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। ये इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हमारे संविधान में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बनकर तैयार हुआ, और फिर हमारा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का इतिहास यहीं से पहली बार आरंभ हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो चलिए, अभी तक जितनी भी आरक्षण की बात हो रही है सभी SC/ST के लिए हो रही है, OBC की चर्चा तक नहीं है। लेकिन हाँ, अब 1915 में चलकर OBC की चर्चा होनी शुरू हुई, क्योंकि निम्न जाति के नेताओं में भी कुछ न कुछ सुगबुगाहट आरंभ हो गई। नेहरू की सरकार पर दबाव पड़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। अंत में उनको एक बैकवर्ड कमीशन को और गठित करना पड़ा, पहला बैकवर्ड कमीशन जिसको काका कालेलकर कमिटी कहते हो। तो दैट वाज काका कालेलकर समिति, और ये काका कालेलकर समिति कमीशन, कमिटी भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन और काका कालेलकर कमेटी, और इसको ये 1953 में इसका गठन हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट तैयार किया। तो पहले तो इसको OBC अदर बैकवर्ड कास्ट को पहचानना था, क्योंकि आप जानते हो कि आर्टिकल 16(4) में जो प्रावधान है जिसमें
बैकवर्ड क्लासेस शब्द का प्रयोग किया गया, उसमें SC ST एंड OBC तीनों है। तो अंत में इसने पहचाना, इसको पहचानना था कि भाई किसको पहचानना है, तो ये 2399 कास्ट को इसने सिलेक्ट किया। लेकिन हाँ, इसने एक काम किया जो मंडल आयोग ने आगे नहीं किया था, वो यह किया कि इसने बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड इसके बीच थोड़ा डिवीजन लाया। जैसे इसने 837 ऐसे कास्ट चुने जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, उन्हें पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये अपने दिमाग में लेकर चला। लेकिन हाँ, काका कालेलकर कमेटी की अपनी एक कमजोरी भी थी। इसकी कमजोरी यह थी कि इसने कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं बनाया कि आखिर ये बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया क्या होगा। हालांकि इसने कास्ट को भी एक लिया, इसने प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को भी लिया, बट कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि एक दो क्राइटेरिया इसने जो लिया वह क्राइटेरिया बहुत ही कंफ्यूजिंग था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इसने एक क्राइटेरिया लिया सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, कि जो लोग अंधविश्वासी है वो भी बैकवर्ड है। तो इसमें अब समस्या ये आई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में कहा जाता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो मतलब यही अभिनव चंद्रचूड़ ही रेफरेंस देते हैं, मेरा रेफरेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कुछ मामले में सुपरस्टिशियस माने जाते थे, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को जब नए संविधान को इन्फोर्स किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुश नहीं थे। उनका कहना था यह जो तिथि है वह तिथि इनऑस्पिशियस है, मतलब यह दिन अच्छा नहीं है। मतलब मतलब क्या कह सकते हो, एक ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि यह दिन अच्छा नहीं है, तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे थे कि अपशकुन सूचक है, इस दिन नहीं होना चाहिए। तो इस पर अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि उस क्राइटेरिया पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस कैटेगरी में आ जा रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन हाँ, इसने एक बात जरूर कही कि 1961 में आप कास्ट सेंसस कराइए, जाति जनगणना कराइए, क्योंकि जाति जनगणना जो लास्ट हुआ था, जिसका मैं आगे चर्चा करूंगा, वो 1931 में हुआ था। तो 1931 में हुआ था तो फ्रेश आंकड़ा नहीं था, फ्रेश आंकड़े होने चाहिए, तो आंकड़े नहीं थे। तो इसने कहा कि 1961 में जाति आधारित एक जनगणना कराइए। खैर, इसने जो रिकमेंडेशन दिया वो 1955 में इसने रिकमेंडेशन दिया। इस रिकमेंडेशन को नेहरू की सरकार थी, उसने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस रिकमेंडेशन को गंभीरता से नहीं लिया गया, बात आई गई, समाप्त हुई। लेकिन बात समाप्त कैसे होगी, क्योंकि पहला बैकवर्ड कमीशन बन चुका था, तो अब बैकवर्ड कम्युनिटी में एक पॉलिटिकल कॉन्शसनेस तो आ ही गया। और इसके अगला चरण आप देखोगे कि वही समय है कि राम मनोहर लोहिया का उद्भव हुआ, एक बड़ा ही फायरी लीडर के रूप में, बैकवर्ड लीडर के रूप में। और मैंने OBC लीडर थी राम मनोहर लोहिया, और उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और कहते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत उन्होंने पहली बार उन्होंने ही की। और उन्होंने मैंने कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब OBC पॉलिटिक्स, और उन्होंने ही पहली बार, जब कहते हैं इनके राम मनोहर लोहिया का कि जब उन्होंने मतलब OBC कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और आरक्षण की मांग लाना शुरू किया, 60% आरक्षण की मांग करने लगे। महिलाओं को भी इन्होंने मतलब पिछड़ी जाति के रूप में लिया, कहा कि भाई 50% पिछड़ी जाति के लोग, 10% महिलाएं। तो इन्होंने मुद्दे उठाए। तो इसमें इनका एक बहुत बड़ा ही प्रसिद्ध स्लोगन था कि संसोपा, जैसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है उसका शॉर्ट फॉर्म था संसोपा, वो होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये पॉलिटिकल जो पार्टी थी इसका शॉर्ट फॉर्म था संसोपा। तो इन्होंने नारा दिया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। मतलब कि इनका ये कहना था कि भाई हमने संसोपा ने प्रण लिया है कि पिछली जाति को 60% आरक्षण दिलवाएंगे। तो अब धीरे धीरे आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी। और अब देखिए 2-3 और पहलू मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, सबसे पहले OBC आरक्षण का जो ब्रेक थ्रो किया वो कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में। इसको बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। अब ये कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, जैसे अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला का कुछ अच्छे सेंस में रेफरेंस मिलता है, अच्छे सेंस में। क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला मंडल कमीशन के फार्मूले से इस रूप में अलग था। यह जो फार्मूला है इसमें एक दो अच्छी बातें थी। क्या? तो इसने
26% जो आरक्षण की बात कर्पूरी ठाकुर फार्मूला में की गई थी 26%, उसमें 12% दी गई थी ओबीसी को, जो पिछड़ी जाति है उसको 12%, और उसमें 8% इसने एक्सक्लूसिवली दिया ईसीबी को, माने एक्सट्रीमली ईबीसी को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड को इसमें 8%, जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो इकोनॉमिकली जो मोर बैकवर्ड है, जैसे अब बैकवर्ड में भी जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं ज्यादा, उसको उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने 8% अलग कर दिया, और 12% कर दिया ओबीसी को, और 3% महिलाओं को, और 3% जो उच्च जाति के पुअर लोग हैं, माने हायर कास्ट पुअर। तो उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग, उनके लिए 3%, टोटल किया 26%। तो कम से कम कर्पूरी ठाकुर ने मतलब जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है उसमें सब कैटेगराइजेशन कास्ट का किया गया कि भाई पिछड़ी में भी सभी बराबर नहीं है, पिछड़ी में भी कोई ज्यादा पिछड़े हैं, कोई कम पिछड़े हैं। और इसका एक अगला संस्करण आप देखोगे जो आगे नीतीश कुमार ने लाया बिहार में, दलित और महादलित करके कॉन्सेप्ट। तो ये चीज फिर नीतीश कुमार ने लाया, लेकिन ये बहुत आगे की बात है, मंडल आयोग के बहुत आगे की बात है। तो ये हुआ कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगा। जैसे इसी बीच क्या हुआ कि मद्रास में एक घटना हुई। मद्रास में फिर एक कमिटी बनी, उसका नाम था नागन गोडा कमिटी, नागन गोडा कमिटी। कई मुद्दे हैं, हालांकि ये मुद्दे आप गौर से सुनना तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, आपको याद ही हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो नागन गोदा कमिटी थी, इसका क्या कहना था मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जिस समय से बैकवर्ड क्लासेस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वहीं से विवाद शुरू हो गया कि आखिर ये बैकवर्ड क्लासेस में हम क्लास माने या कास्ट माने। अगर क्लास है तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर कास्ट है तो केवल कास्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो नागन गोदा कमिटी ने दो बातें स्थापित की। इसने पहली बात यह कही कि देखिए, जो मेन बेसिस ऑफ रिजर्वेशन है वह मेन बेसिस कास्ट बेसिस है। जो मेन बेसिस है बैकवर्डनेस का, मेन बेसिस बैकवर्डनेस का, वो कास्ट बेसिस, मैंने कास्ट को ही इसने बैकवर्डनेस का मेन बेसिस माना, कास्ट को। तो नागन गोदा कमिटी ने पहली बात यह की। दूसरी बात, इसने आरक्षण के 50% लिमिट को पार कर दिया, और पार करते हुए मद्रास में इसने, क्योंकि देखो मद्रास में एक्चुअली पहले से 18% एससी को शिक्षण संस्थान में आरक्षण था, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, और 1% एसटी को था। तो 18 + 1 19% रिजर्वेशन पहले से ही मद्रास में थे, और उसके बाद इसने 50% रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी को। नागन गोडा कमेटी ने टोटल रिजर्वेशन की वहां पर जो मात्रा हो गई वो हो गई 69%, तो वहां पर आरक्षण 69% हो गया। तो 69% आरक्षण हो गया। तो इसी मुद्दे पर अब देखिए अगला सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म, अगला एक्टिविज्म आपको दिखेगा, वो होगा M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जस्टिस गजेंद्र गाडकर। तो गजेंद्र गाडकर जो जस्टिस थे वो अपने आप में वो भी एक बहुत ही फेमस और बहुत चर्चित जज या चीफ जज या जस्टिस में उनकी गणना होती है, क्योंकि वो जो जस्टिस गजेंद्र गाडकर थे उन्होंने 2-3 बातों का, जैसे M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसके बीच ये केस हुआ था। तो हाँ, ये मैसूर में लाया गया था, तो मैसूर से ही हुआ था ये केस। जैसे जो नागन गोदा कमिटी है वो, हाँ, तो स्टेट ऑफ मैसूर से ही केस शुरू हुआ था, लेकिन नागन गोदा कमिटी थी वो आप जानते हो कि मद्रास के लिए बनी थी। तो M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो केस हुआ था उसमें जस्टिस गजेंद्र गाडकर थे। उन्होंने 2-3 मान्यताएं रखी। पहली मान्यता तो उन्होंने यह रखी कि कास्ट इज नॉट द मेन बेसिस, कास्ट इज नॉट द मेन बेसिस, इवन अदर बेसिस, कास्ट इज नॉट द मेन बेसिस। मतलब जो जाति है
वो बैकवर्डनेस का मुख्य बेसिस, मुख्य आधार नहीं है। जाति के अलावा और भी आधार है। मतलब उन्होंने कहा डोमिसाइल भी आधार है, मैंने लोग का सेटलमेंट भी आधार है, इकोनॉमिक कंडीशन भी आधार है, ऑक्यूपेशन भी आधार है। सो देयर आर सो मेनी बेसिस, हम केवल कास्ट को बेसिस नहीं मानेंगे। दूसरा जो गजेंद्र गादकर ने कहा, दूसरी चीज इन्होंने कही कि देखिए जो आरक्षण है वो 50% का जो लिमिट है वो पार नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन बट नॉट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड बैकवर्ड कास्ट। तो 50% से ज्यादा होगा तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हम एडुकेट रिप्रेजेंटेशन तो ले सकते, एडुकेट, लेकिन नॉट प्रोपोर्शन। तो इन्होंने 50% के लिमिट को बांध दिया कि उससे ज्यादा नहीं करना है, स्ट्रक डाउन कर दिया। और तीसरा इन्होंने कहा कि देखिए आप अगर मेरिट को अगर आप अफेक्ट करते हो, अगर आप रिजर्वेशन को 50% बढ़ाते हो तो मेरिट अफेक्टेड होगा। और एक बार जब मेरिट अफेक्टेड हुआ तो आपका जो स्टेट का रिसोर्सेस है वो वेस्ट होगा, क्योंकि जब मेरिटोरियस पर्सन्स ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगा तो स्टेट के कार्यों का सही संचालन नहीं होगा। इसलिए आपको पहले मेरिट को भी पकड़ना है, ये कहना है गजेंद्र गादकर का। तो इन्होंने इस तरह की मान्यता रखी। अब फिर एक और भी मुद्दा आया, इसके बाद एक मुद्दा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी गजेंद्र गादकर ने इस मुद्दे को तो सॉल्व किया, एक दूसरा मुद्दा आ गया, उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब घबराना मत नहीं, मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए किसी स्टेट में 40% SC ST को और OBC मिला के मान लीजिए 40% या 45, OBC अभी तो नहीं, अभी तो आरक्षण वो नहीं है, अभी मान लीजिए SC ST मिला के सपोज करिए 25% रिजर्वेशन है। तो 25% अगर रिजर्वेशन है तो होता क्या है कि उनमें तो आप जानते हैं लिटरेसी बहुत कम था। आप समझ सकते हो कि न्यू डाटा के अनुसार 4.8% से ज्यादा ग्रेजुएट SC में नहीं और 3.1% से ज्यादा ST में नहीं। तो कई बार क्या होता है कि इतनी सीटें पूरी नहीं होती। तो यह हुआ कि कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी चलेगी। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर इस वर्ष 25% अगर जो आरक्षण है वो अगर नहीं भरे, तो अगर इस साल वर्ष अगर 15% ही भर पाए तो 10% आगे कैरी हो जाएगा, और फिर अगले साल भी 15% ही भरे तो 10% फिर आगे कैरी हो जाएगा। तो 2 साल तक तो कैरी आराम से कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 10-10-20 हुआ और 25% ऐसे हुआ। तो खैर ये तो मैंने थोड़ा कम मात्रा बताया, थोड़ा मात्रा और बढ़ाता हूं तो फिर हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए 10% ही सीटें भरी, 15% खाली रह गई, फिर 15% खाली रह गई, तो 30% कैरी हुआ आगे, और वो 30% फिर उस साल 25% से जुड़ गया। तो हुआ कि भाई 30% 25% जोड़ के उस वर्ष आप 55% बहाली करिए, 55% रिजर्वेशन दीजिए। यही मुद्दा उभर कर आया कि क्या हम कैरी फॉरवर्ड की पॉलिसी को अपना सकते हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने लिमिट लगाया हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो क्या यह आरक्षण कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अंत में तय यह हुआ कि देखिए ऐसा है कि एक मुकदमा आया जो नीचे मैंने नाम दिया हुआ है टी देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और टी देवदासन ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा कि नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करके 50% से अधिक आरक्षण का लिमिट नहीं बढ़ा सकते। प्रत्येक वर्ष उसका लिमिट 50% होगा। इट इज जस्ट लाइक अ होली काउ व्हिच शुड नॉट बी इनक्रॉस्ड, मतलब इसको आप इनक्रॉच नहीं कर सकते हो, माने सैक्रोसैंक्ट है, ये पवित्र है। तो लेकिन उसी समय मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है कि जब अब कोई जजमेंट होता है, जैसे कहीं पर 8 जजेज, 7 जजेज, 5 जजेज बैठते हैं, तो उसमें एक माइनॉरिटी व्यू होती है। जैसे कोई जज है जो माइनॉरिटी व्यू उसका है, उसका व्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ वह बोल जाता है जो आगे किसी जजमेंट में वो एक उस जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे आप देखोगे केरला वाला ही मामला आया था, तो वहां पर जो टेंपल एंट्री का मामला आया था,
तो वहां पर भी आप देखोगे कि एक माइनॉरिटी जजमेंट ऐसा हुआ था, जो माइनॉरिटी जजमेंट आज भी कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलेक्चुअल्स पर अपना इंपैक्ट पैदा किया हुआ है। तो उसी प्रकार से उस पूरे प्रकरण में जो टी देवदासन ने जो जजमेंट लिया, उसमें एक जज थे, उनका नाम था के सुब्बाराव। हालांकि के सुब्बाराव माइनॉरिटी कम्युनिटी से माइनॉरिटी ग्रुप से माइनॉरिटी व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी समय व्यू दे दिया कि देखिए कैरी फॉरवर्ड की पॉलिसी गलत नहीं है, और उन्होंने जो एक एनालॉजी दिया, एक समानता दिखाई, वो आपको बहुत आई ओपनर है। उन्होंने कहा कि देखिए दो घोड़े हैं, एक घोड़ा है, एक हॉर्स है जिसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा हॉर्स है जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों को अगर आप बराबर पर दौड़ाओगे तो जो हॉर्स 100% जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रहा, तो उसके बीच तो इक्वलिटी है ही नहीं, इनइक्वलिटी तो ऑलरेडी है। अब आपको क्या करना होगा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाला जो हॉर्स है, उसको गले में कुछ वजनदार चीज बांध दीजिए ताकि उसकी गति थोड़ी कम हो जाए, और जो दूसरा वाला हॉर्स है उसको थोड़ी दूर आगे जाकर आप स्टैंड करिए, थोड़ी आगे जाके स्टैंड कराइए, थोड़ी आगे जाके खड़ा कराए, ताकि जब दोनों की दौड़ शुरू हो तो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाले हॉर्स हैं वो इनके साथ मुकाबला कर सके। अब अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाले के गले में अगर कोई आप वजनदार चीज बांधते हो, कोई वेटी चीज बांधते हो, तो ऊपर से देखने पर लगेगा कि यह इनइक्वलिटी है या उसके साथ इनजस्टिस है, लेकिन नहीं, वही जस्टिस है। तो इनका जो अपना तर्क था, तो वो तर्क तो माइनॉरिटी व्यू थी, उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन आगे देखिए अब आगे क्या होता है। अब इसके बाद आए जस्टिस कृष्णा अय्यर इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस क्रीमी लेयर। आज आप जानते हो कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो बाद में फिर देखोगे इंदिरा सावनी केस में आया, लेकिन उससे पहले एक माइनॉरिटी व्यू क्रीमी लेयर में, जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, वो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, एक मुकदमा था, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। इसी मुकदमा की वो सुनवाई करते हुए उन्होंने पहली बार कहा कि देखिए किसी जाति के सभी लोग आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं, उसमें उस कास्ट में एक संपन्न क्लास होता है, देयर इज अ रिचर सेक्शन विद इन दिस कास्ट एंड ही डज नॉट डिजर्व द रिजर्वेशन, सो ही एज दिस रिचर सेक्शन बिलोंग्स टू द क्रीमी लेयर। तो उन्होंने क्रीमी लेयर का पहली बार क्रीमी लेयर शब्द को उन्होंने क्वाइन कर दिया। दूसरी बात है कि एक थे जस्टिस फजल अली। अब इन्होंने एक नई बात रख दी। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय से एक ही बात उठ रही है कि देयर शुड बी द एडेक्वेट रिजर्वेशन बट नॉट प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन। अब ये अलग बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जस्टिस फजल अली, हालांकि इनका ही माइनॉरिटी व्यू है, मेजोरिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने जाते जाते कह डाला कि देखिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर बैकवर्ड जो कास्ट है वो अगर 80% है तो 80% उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने ये बात ये कह डाले। तो ये, लेकिन इनकी बात तो चूंकि माइनॉरिटी व्यू था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चली गई। फिर आगे एक जज थे जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी इसलिए फेमस है कि उन्होंने आइडिया ऑफ मेरिट पर अटैक किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह, कि अगर आप मेरिट के नाम पर आरक्षण को रोकते हैं तो आप इसलिए गलत करते हैं कि मेरिट की सही परिभाषा एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है जो व्यवहारिक ज्ञान, और एजुकेशन का मतलब है इम्पैथी, कि जिस कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं उस कम्युनिटी को आप अच्छे ढंग से समझ रहे हो, उसके साथ आप जस्टिस कर रहे हो। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कहना था कि द एफिशिएंट गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज मीन द जस्ट गवर्नमेंट एंड द गुड गवर्नमेंट, तो इसलिए एफिशिएंसी अलग चीज़ है और गवर्नेंस अलग चीज़ है। तो उन्होंने इस आधार पर जो मेरिट है, वो मेरिट शब्द को उन्होंने फिर रिडिफाइन करने की कोशिश की। अब देखिए, अब फिर समय आया, समय ने करवटें बदली, जनता पार्टी एक पार्टी बनी, इंदिरा गांधी के साथ चुनाव लड़ी और जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी ने पहले ही अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया हुआ था
कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम एक ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाएंगे, और वह कमीशन जो ओबीसी के आधार पर जो डिफाइन करने के लिए कमीशन बनाएंगे, वह कमीशन ओबीसी को आइडेंटिफाई करेगी, हम ओबीसी आरक्षण को लागू करेंगे। तो जब ये गवर्नमेंट ने 1979 में ये कमीशन बनाया, जिसको कहते हो द सेकेंड बैकवर्ड कमीशन, और इस कमीशन को ही कहते हैं मंडल कमीशन। बीपी मंडल के नेतृत्व में यह बना था। अब यह कमीशन है, यह कमीशन ने एक काम जरूर किया, क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि क्लास का मतलब कास्ट। इसने कहा कास्ट, क्लास का मतलब कास्ट को ही माना, लेकिन इसने जो पैरामीटर बनाया ये केवल कास्ट बैकवर्डनेस का पैरामीटर नहीं बनाया। इसने बैकवर्डनेस के पैरामीटर में पहले क्या बनाया, इसने कहा पहले बैकवर्डनेस के पैरामीटर में पहले बनाया कास्ट। तो कास्ट स्टेटस तो है, तो उसने कास्ट को बनाया। टोटल इसने टोटल आप कह सकते हो कि उसने टोटल 11 पैरामीटर्स बनाए, 11 पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स कास्ट, 3 पैरामीटर एजुकेशन यानी एजुकेशनल बैकवर्डनेस, और फिर इकोनॉमिक, इसको 4 पैरामीटर बनाया। तो 4 4 8 और 3 11 पैरामीटर्स बनाए। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसने टोटल जो 22 पॉइंट्स दिए, ये तीनों चीजों को मिला के 22 पॉइंट्स दिए। इसने 16 पॉइंट्स दिए कास्ट को, 6 पॉइंट्स दिए एजुकेशन को, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को, और 4 पॉइंट दिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। तो 16 6 टोटल 24 था, सॉरी 24। तो 24 पॉइंट्स इसने बनाए थे। तो 16 6 सॉरी 22 ही है, 22 में 12 6 16 नहीं 12 6 और 4, यानी 12 कास्ट को, 6 एजुकेशन को, तो टोटल 18 और 4 इकोनॉमी को। तो टोटल इसने 22 पॉइंट्स बनाए थे। 22 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा कास्ट को वेटेज दिया, लेकिन 4 कम से कम इकोनॉमी को तो दिया। तो इससे पहले जो नागन कोडा कमेटी वगैरह कह रहे थे केवल कास्ट ही बेसिस है बैकवर्डनेस का, इससे थोड़ा ये अलग हुआ और इसने इसे दिया। फिर इसने कितने कास्ट को ईयर मार्क किए, 3743। इसने सब कैटेगोराइजेशन नहीं किया, इसने बस एक ही कैटेगरी सभी को रहने दी। और इसने ओबीसी आरक्षण में इसका यह कहना था, क्योंकि आप जानते हो अब तो डेटा की आवश्यकता होगी, तो डेटा कहाँ से लाएं, तो इनके पास अब तो देखो सबसे अंतिम जनगणना 1931 में हुई पड़ी थी, इसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। तो भाई अब डेटा तो आपको 1931 का ही लाना पड़ेगा। तो इसने कहा कि देखिए 1931 में लगभग 52% वहाँ पर 52% ओबीसी का डेटा है, मैंने ओबीसी की जनसंख्या 52% है 1931 के जनगणना के अनुसार, और ऑलरेडी 22.5% आरक्षण SC ST को मिला हुआ था। तो उनका कहना था कि 22.5% ऑलरेडी सीट फुल है और हम 50% से ज़्यादा नहीं जा सकते, जैसा कि उसका कहना था कि जो MR बालाजी केस ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया, पिछले जितने भी वर्डिक्ट से उसमें इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो उसने कहा कि अब हम 27% आरक्षण हम ओबीसी को प्रोवाइड करते हैं। तो 27% इसने दे दिया, और इसने भी माना कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो उनका एक्चुअल पॉपुलेशन तो तभी 52% था। 52% अगर आरक्षण दिया जाता तो आप 22.5% ऑलरेडी हुआ पड़ा था। तो दोनों को मिला के आप काउंट करिए तो कितना चला जाता आरक्षण। तो इसलिए उसने कहा कि हम 27% ही दे पाएंगे, और 27% आरक्षण उसने दिया। अब ये मामला आया, फिर उसके एक स्टेप आप आगे जाइए। तो इसको जब ये मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आई, तो इसका भी अपना एक दिलचस्प इतिहास है। तब तक 1980 में जब उसने बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर गई, और तब तक कांग्रेस की सरकार आ गई श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, उसका कमबैक हुआ। और फिर जो ये गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर ये लटक गया। आगे राजीव गांधी की सरकार आई, उसने भी इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। जब राजीव गांधी से रिवोल्ट करके बीपी सिंह खड़ा हुआ, और बीपी सिंह खड़े हुए, और बीपी सिंह ने जब एक जनमोर्चा पार्टी बनाई,
उन्होंने चुनाव लड़े तो उन्होंने भी अपने चुनावी वर्डिक्ट में घोषणा की थी कि सॉरी, अपनी जो चुनाव मैनिफेस्टो है, चुनाव मैनिफेस्टो में मतलब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई ये गवर्नमेंट का वर्डिक्ट है और गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम ओबीसी आरक्षण को लागू करेंगे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट में आए थे तो वो भी इंप्लीमेंट करने के मूड में नहीं थे, लेकिन उस समय के सिचुएशन कुछ ऐसे बने, कुछ ऐसे पॉलिटिकल अपहेवल्स हुए, कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुआ कि अंत में वीपी सिंह गवर्नमेंट को बड़ा ही क्विक डिसीजन लेना पड़ा और उन्होंने लगभग अगस्त 1990 में इसे लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। हालांकि उस समय एंटी मंडल एजिटेशन पूरे देश में फैल गया था, बहुत विषाक्त स्थिति हो गई थी फॉर टाइम भी। फिर कुछ समय के बाद आप देखोगे कि चुनाव हुए, वीपी सिंह की गवर्नमेंट जब गिर गई तो चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो उसी समय राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया पेरमदूर में, तो कांग्रेस को सिंपैथी लहर मिली, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुए। तो नरसिम्हा राव ने अब उसमें थोड़ा सा उन्होंने उसको अपने ढंग से टेम्पर करने की कोशिश की रिजर्वेशन पॉलिसी को, और नरसिम्हा राव ने कहा कि देखिए जो रिजर्वेशन लाया गया है उसमें 10% हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कास्ट है उसको भी देंगे और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो ग्रुप है तो हम मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को भी देंगे और 10% रिजर्वेशन इन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड को देने की घोषणा की। अब इधर ऑलरेडी मंडल कमीशन की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन, फिर नरसिम्हा राव फार्मूला, इन दोनों पर विचार करने के लिए इंदिरा सावनी केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सावनी केस, जिसमें आपने नाम सुना होगा, लैंडमार्क जजमेंट लिया। ये 92 में ये आया था और ये इसमें इंदिरा सावनी केस इसको बड़ा ही लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि कई बातें इसने स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि आगे के टाइम में इंदिरा सावनी केस का यह जजमेंट नहीं रहा, उसके बाद उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया, लेकिन हम उस मुकदमे के बारे में थोड़ा आपको बता दें। एक लॉयर थी इंदिरा सावनी, तो उसने, वैसे बहुत लोगों ने मुकदमा डाला था इसके ऊपर, बहुत सारे ने सुलाए, लेकिन इसमें इंदिरा सावनी को ही के इस पिटीशन को बेसिस बनाकर ये मुकदमा लड़ा गया, इसलिए इसका नाम फेमस है। तो इसमें जैसे कोर्ट ने पहले तो मंडल कमीशन के द्वारा जो बेसिस बनाया गया था उस बेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, 50% रिजर्वेशन के लिमिट को भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, उसके बाद इंदिरा सावनी केस में कुछ और भी जजमेंट हुए, जैसे यह तय हुआ कि भाई कास्ट ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, तो ये तो खैर मंडल कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया था, मंडल कमीशन ने बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली थी। इसने भी एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की और 50% का लिमिट लगा दिया इंदिरा सावनी केस ने कि 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, एडेक्वेट होना चाहिए, तो फिर उसने उसको लाने की कोशिश की। इसके बाद एक मुद्दा आया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इंदिरा सावनी केस ने कहा कि नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी जो पार्टी है उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को मना किया। और इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में भी इंदिरा सावनी केस ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कैरी फॉरवर्ड जो है वो किसी भी वर्ष में, किसी एक वर्ष में 50% से ज़्यादा लिमिट नहीं पार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछला आरक्षण लग के अगले वर्ष आ जाए और 50% के बजाय 60% आरक्षण मिल जाए, ये मंजूर नहीं है। तो खैर ये कई बातों के कारण इंपॉर्टेंट है। अब इस इंदिरा सावनी केस के बाद फिर एन एरा ऑफ टग ऑफ वॉर शुरू हुआ, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एन एरा ऑफ टग ऑफ वॉर शुरू हुआ, क्योंकि यह जो एरा है यह एरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट लाएगा और उसी समय पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा एंड इनफैक्ट द आरक्षण का पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके विरोध में अपोजिशन भी खड़े नहीं हो पाते, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यहां पर मुख्य रूप से काम कर रहा था अपोजिशन पार्टी का। तो ये अब मुद्दा, कई मुद्दे आएंगे और उन मुद्दों पर हम विचार करेंगे कैसे एक के बाद दूसरा मुकदमा आया। चलिए हम देखते हैं कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और कोर्ट के द्वारा जो जुडिशियरी है वह उसको रिव्यू करेगी और बात आगे बढ़ेगी। तो पहला हम इसको देखते हैं। इन 1994 में एक
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और ये इसको कहते हैं 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें फिर एक बार तमिलनाडु में रिजर्वेशन की बात हुई और 69% रिजर्वेशन का स्लैब रखा गया, जबकि 50% का लिमिट था एंड 69% रिजर्वेशन का स्लैब रख दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि इसमें ये मामला कोर्ट में आया और ये कोर्ट एसबी जोशी केस, इसका फेमस नाम है एसबी जोशी केस, क्योंकि आप जानते हो कि इंदिरा सावनी केस ने फिर एक बार इम्फेसाइज किया था कि सामान्य स्थिति में यानी इन कॉमन सिचुएशन 50% का जो लिमिट है उसका कंट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इंदिरा सावनी केस में एक थोड़ा सा हिंट कर दिया गया था कि अगर फार ऑफ रीजन है, अगर बहुत दूरवर्ती क्षेत्र है, फार ऑफ रीजन है, तो फार ऑफ रीजन में उसको थोड़ा बहुत उल्लंघन हो सकता है, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन में 50% का लिमिट पार नहीं होना चाहिए। अब जब 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में जब हुआ, शिक्षण संस्थानों में जब लागू किया गया, तो फिर यह मुद्दा उठा कि अब यह वैलिड है या नहीं। तो फिर एक बार यह मामला सब जुडिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आया और एसबी जोशी केस ने इसमें ट्रायल किया। इस ट्रायल में एसबी जोशी ने एक नई पैमाना स्थापित किया, मतलब अब तक जो इंदिरा सावनी केस ने जो इस्टेब्लिश किया था वो धीरे धीरे देखिए कैसे ब्रेक होता जा रहा है। एसबी जोशी केस ने 69% जो रिजर्वेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने एक बेसिस बताया कि देखिए 50% का जो कैप है कॉमन सिचुएशन में आप उसको कंट्रावेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर यू नीडेड क्वांटिफिएबल डेटा, ये शब्द का यूज किया क्वांटिफिएबल डेटा, अगर आपके पास स्पष्ट आंकड़े हैं कि देखिए ये पॉपुलेशन 75% है, 80% है, 50% के कैप को यहां पर अगर हम लिमिट करते हैं तो इसके साथ ज्यादती होगी, और अगर आपके पास इस प्रकार का क्वांटिफिएबल डेटा है तो इसका उल्लंघन हो सकता है और इस आधार पर इस कैप को हम एक्सीड करवा सकते हैं, और इस आधार पर उसने 69% को रिजर्वेशन को मान्यता दे दी। इसलिए तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन कायम है। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड रूल। उससे पहले मैं थोड़ा सा हॉरिजेंटल इंटरलॉकिंग आपको बता दूं। हॉरिजेंटल इंटरलॉकिंग का मतलब हुआ कि जैसे 50% का कैप आपने मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया, तो अगर कास्ट बेस्ड है तो 50% का कैप है, क्योंकि ये जो है ये वर्टिकल आरक्षण है। वर्टिकल का मतलब है कि इस कास्ट को, इस कास्ट को, इस कास्ट को। हॉरिजेंटल का मतलब हुआ कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो विमेन है, एक्स आर्मी है, तो इनको जो आरक्षण मिलेगा वो हॉरिजेंटल है, मतलब वो किसी भी कास्ट से हो सकता है, वो ग्रुप ही अलग है। विमेन है, महिला है, तो उच्च जाति की भी हो सकती है, निम्न जाति की भी हो सकती है। सोल्जर्स हैं, उच्च जाति के भी हो सकते हैं, निम्न जाति के हो सकते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड है। तो वैसी सिचुएशन में आप इन किसी भी वर्ग को अगर आप लेंगे तो उनको आप आरक्षण दे सकते हो, और इसको कहते हैं हॉरिजेंटल इंटरलॉकिंग। इसको 50% के कैप की सीमा में, 50% का जो सीमा है उसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दूसरा है कैरी फॉरवर्ड रूल। तो इसमें क्या हुआ कि मैं इससे पहले एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैं पहले आपको 77th अमेंडमेंट बता दूं, 95 में हुआ है। ये क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो इंदिरा सावनी केस ने भी प्रमोशन में जो आरक्षण है उसको उसने रिजेक्ट किया था। इससे पहले भी 1-2 वर्डिक्ट में प्रमोशन में मनाही दी गई थी, लेकिन एक्सक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूशन में 77वां अमेंडमेंट हुआ, उसमें संवैधानिक संशोधन हुए, और फिर उसमें एक खास क्लॉज जोड़ा गया जिसका नाम है 16 आर्टिकल 16 और क्लॉज 4A, और आर्टिकल 16 और क्लॉज 4A जोड़कर यह तय किया गया कि जो SC/ST है वो SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। वो OBC को प्राप्त नहीं है, परंतु SC/ST को प्राप्त है। देखिए दोनों का इक्वल सिचुएशन नहीं हो सकता, OBC या SC/ST है, क्योंकि देखिए SC/ST में कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के अनटचेबिलिटी को हमने बैन किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा जैसी चीज़ से अभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाए। और चाहे उनका सोशल स्टिग्मा जो भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टिग्मा उनके दिमाग में होता है, या कहीं ना कहीं समाज ये एहसास कराने की कोशिश करता है। तो हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, और जो ट्राइबल्स हैं वो प्राइमिटिव हैं,
तो प्राइमिटिव होने से वो कास्ट सोसाइटी से पहले की स्थिति है। तो कास्ट सोसाइटी और प्राइमिटिव सोसाइटी, उन दोनों के सिचुएशन में अंतर है, तो दोनों का एक सिचुएशन नहीं हो सकता। तो खैर चलिए, इसलिए SC/ST को प्रमोशन में, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन में आरक्षण दिया गया, लेकिन OBC को आरक्षण नहीं दिया गया। इसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। अब इसमें मैं दूसरा ये कहना चाहूँगा कि एक द कैरी फॉरवर्ड रूल में भी देखिए संशोधन, जो इंदिरा साहनी केस ने जिसको एक तरह से रेस्ट्रिक्ट किया था, उसको फिर इसमें एक खास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। और ये अमेंडमेंट क्या है, तो ये है 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 81 अमेंडमेंट है। तो इसके माध्यम से भी एक खास आर्टिकल का क्लॉज जोड़ा गया। आर्टिकल 16 है और इसके साथ जो क्लॉज है वो है 4B। तो आर्टिकल 16 में 4B का क्लॉज जोड़ा गया और इसमें पहली बार कैरी फॉरवर्ड रूल को एक्सेप्टेंस दिया गया। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब हुआ कि अगर किसी वर्ष सपोज करिए अगर 50 SC/ST का जैसे रिजर्वेशन है, तो अगर वो 30% पीछे से कैरी ऑन हो रहा है और अगले वर्ष जब उसको अगले वर्ष की वैकेंसी में मिलाया जाता है, तो टोटल जो 50% का लिमिट है वो पार होकर 60% हो जाता है। तो इसका तो भी उसको नल एंड वॉइड या उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा इस बेसिस पर कि भाई उसने 50% के लिमिट को पार कर लिया है, क्योंकि पीछे से जो कैरी फॉरवर्ड है वो वैलिड है। तो जहां पहले इंदिरा साहनी केस ने कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को मना किया था, तो उसके लिए 81 यानी 81वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर उसको फिर दोबारा बहाल कर दिया गया। तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल लॉकिंग देखा, हमने कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी देखी, फिर हमने SC/ST प्रमोशन गवर्नमेंट जॉब्स देखा। अब देखिए 2006 की बात है, अर्जुन सिंह की पहल पर कांग्रेस ने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और इसमें पहली बार प्राइवेट स्फीयर में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया। इसको मंडल 2 का भी नाम दिया गया था कि मंडल 2 है, क्योंकि इससे पहले केवल गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशंस था उसी में केवल रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जा सकती थी, परंतु अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जा सकता था। तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। ये 2006 की घटना है, इसको मंडल 2 का नाम दिया जाता है। तो हम लोग पहुंच गए 2006 में। अब देखिए, अब लास्ट आते हैं EWS रिजर्वेशन। यह 103 यानी 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2019 में, ठीक लॉकडाउन से पहले। और मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, EWS को भी 10% आरक्षण EWS को भी मिलना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली, आप जानते ही हो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, तो 10% EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इसके लिए 2009 में 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, सपोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 46। सपोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 46 का मतलब यह हुआ कि अब तक आपने देखा कि जब भी, जैसे हमें याद है कि जब चंपाकन दोराईराजन केस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट ने, उस समय भी यह बात उठी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। कुछ मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को भी एक क्राइटेरिया बनाइए, तो नेहरू ने मना कर दिया था। कहा कि देखिए, हम अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 के आधार पर हम कर रहे हैं, और आर्टिकल 340 में एजुकेशनल और सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस तो है, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है क्लियरली, तो हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को नहीं ले सकते। हालांकि आगे आपने देखा कि कम से कम मंडल कमीशन ने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी 4 पैरामीटर्स बनाया था और उसको 4 पॉइंट्स भी दिए थे। लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, जैसे मैंने बताया कि नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट है, तो नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण लाया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए, लेकिन उस आरक्षण को इंदिरा साहनी केस ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उसने कहा था इंदिरा साहनी केस ने कि नहीं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी भी अकेली क्राइटेरिया नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको स्ट्रक डाउन करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो लागू किया गया वो किस आर्टिकल से सपोर्ट लिया, तो आर्टिकल 46 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 46 में है कि इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, तो उसके
प्रोग्रेस, उसके प्रमोशन के लिए काम करना। तो इकोनॉमिक टर्म्स आर्टिकल 46 से ले आया गया और इस आधार पर गवर्नमेंट ने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो आप कहोगे इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्लॉज तो बहुत पहले से चले आ रहे थे, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को मान्यता क्यों नहीं मिल रही थी? तो चलिए, मान्यता उस समय की बात कुछ अलग थी। उस समय की बात इसलिए अलग थी कि उस समय जो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा मजबूत था और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उस समय शुरू में। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि 1980s ऑनवर्ड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महत्व बढ़ता चला गया और वह आज फंडामेंटल राइट से कॉम्पीट करने लगा है। तो इस लिहाज अगर आर्टिकल 46 को भी बेसिस बनाया जा सकता था, हालांकि इस पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं इससे सहमत नहीं हैं। वो मानते हैं कि भाई ये जो बेसिस बनाया गया है वो बेसिस अपेक्षाकृत वीक या कमज़ोर है। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। अब जो 50% का कैप था, वो 50% का जो कैप था उसका अतिक्रमण होकर आरक्षण 60% हो गया। लेकिन 60% में जो कास्ट बेसिस पर जो आरक्षण था वो 50% पर ही पड़ा हुआ है और ये 10% एक अलग कैटेगरी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इसको आप कंप्लीटली हॉरिजेंटल इंटरलॉकिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस 10% में ओबीसी SC ST नहीं आने थे, इसमें केवल अदर देन ओबीसी SC ST आने थे। इस लिहाजा आप कहोगे तो ये खास जो ग्रुप है, जैसे अग्री जाति है, उसी के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है उसके लिए क्राइटेरिया भी 8 लाख इनकम का बनाया गया कि 8 लाख से कम इनकम हो, ईयरली इनकम हो, 5 बीघे से कम जमीन हो, कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स किए गए। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इसमें 80% इंडिया के हाउस होल्ड इस क्राइटेरिया में शामिल हो जाते हैं। खैर, एनीवे माय पॉइंट इज कि इस तरह से हम रिजर्वेशन की पॉलिसी में आ गए। कुल मिलाकर 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 2019 EWS एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो यहां तक हम लोग आ गए आरक्षण पॉलिसी में। तो हमने ये चीज आपको डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, अब हमारे आता है जाति जनगणना का इतिहास। अब ब्रिटिश ने अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका तो मालाफाइड इंटेंशन ही था। तो सबसे पहले जाति और धर्म के आधार पर ब्रिटिश ने जनगणना भारत में शुरू की। तो जाति और धर्म के आधार पर जब जनगणना उसने शुरू की, तो इसी क्रम में हम पाते हैं कि सबसे पहले 1881 में, वैसे तो देखो 1872 में पहली जनगणना, पहला सेंसस हुआ था, लेकिन जिसको फॉर्मली कहोगे सबसे फॉर्मल सेंसस वो 1881 में शुरू हुआ। और 1881 से लगातार कास्ट सेंसस भी होता रहा, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, इससे कास्ट कॉन्शसनेस भी थोड़ा आया, ठीक है। फिर जो लास्ट सेंसस हुआ वो 1931 में हुआ। 1931 के बाद सेंसस बंद हो गया। जब भारत को आज़ादी मिली तो 1951 में फिर सेंसस होना था, उसके आगे सेंसस होना था 1961 में। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस को कराने से हमेशा मनाही दी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि कास्ट सेंसस होने से कास्ट कॉन्शसनेस बढ़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह तो जो सेंसस था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन था, और मैं आपको बताऊं कि बीच में 102 यानी 100 जो 102 मतलब 102 माँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह प्रावधान था कि केवल प्रेसिडेंट ही नोटिफाई, प्रेसिडेंट को ही पावर था ओबीसी को नोटिफाई करने का, कि ओबीसी प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्थापित अथॉरिटी है वही ओबीसी को नोटिफाई कर सकता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया था। तो इसी आधार पर आपको ध्यान होगा जो 2021 में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जब मराठों को जब आरक्षण दिया था महाराष्ट्र में, जो कि 50% के कैप को पार कर गया था, तो इसी आधार पर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि नहीं, यह उसका स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है, वो ओबीसी को नोटिफाई नहीं कर सकती और 50% के कैप का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो बिहार में जाति जनगणना हुई, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब नोटिफाई नहीं कर सकी तो बिहार गवर्नमेंट कैसे नोटिफाई कर दिया। हालांकि आपको याद होगा कि जब जिसमें बिहार में जनगणना शुरू हुई थी तो बिहार के जनगणना के समय बहुत सारे पिटीशंस पड़े थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको रोकने के लिए, और उसमें कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 127th, तो उसमें फिर
सिचुएशन को रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स इस तरह से किया गया कि कहा गया कि हाँ, प्रेसिडेंट को ओबीसी कास्ट को नोटिफाई करने का राइट है, लेकिन वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई होगा। मतलब सेंट्रल स्केल पर ओबीसी को नोटिफाई करने का राइट प्रेसिडेंट को है, लेकिन रीजनल स्टेट पर प्रोविंसेस अपने ओबीसी को खुद नोटिफाई कर सकता है। तो 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो राइट वापस हुआ, उसी को बेसिस बना के बिहार गवर्नमेंट ने सेंसस करवाया है। और जो सेंसस हुआ है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे भाई आरक्षण नीति और ये सेंसस उचित है अथवा अनुचित। ये जो मैं आपको कह चुकी, अब सेंसस में भानुमति का पिटारा निकला, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। सेंसस को कोई भी अनुचित नहीं कह सकता। क्यों? इसकी वजह बताता हूं। जैसे जो भी यह तर्क देते हैं कि भाई जाति जनगणना, उनका कहना है कि भाई जाति जनगणना कराने से जाति चेतना बढ़ेगी, तो उनको पता होना चाहिए कि जब जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और जब जाति के आधार पर आरक्षण लागू हुआ, तो भाई आखिर पता कैसे चलेगा कि ये जो रिजर्वेशन का जो टारगेट ग्रुप है, वो टारगेट ग्रुप एक्चुअल टारगेट को फायदा हो रहा है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि जो आरक्षण नीति सफल नहीं हो पा रही है। आखिर हमने जब जाति आधारित आरक्षण को लागू किया, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लागू किया, so there should be some parameters to make an evaluation whether caste based reservation is going to be successful or a failure। तो उसके लिए हमें तो जाति जनगणना चाहिए। हम कैसे मना कर सकते हैं? गुड़ जब हम खा रहे हैं तो गुलगुले से परहेज कैसे कर सकते? तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते। अब है आरक्षण नीति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। तो देखो, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब इसमें दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण मानता है कि भाई रिजर्वेशन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुद्दे को रखा था, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और जिसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या प्रशासन में जिसको प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उस वर्ग को अगर आप पीछे छोड़ देते हैं तो उस वर्ग का विकास रुक जाएगा, वो एजुकेशनली और कल्चरली पिछड़ जाएगा। तो आरक्षण तो बहुत आवश्यक है इस आधार पर, क्योंकि अगर वो ऐसे सेक्शन को आरक्षण ना मिलता है तो उसका प्रोग्रेस कैसे होगा? दैट इज द वन फैक्टर। और इस आधार पर जो पॉलिसी ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, वह बहुत सारे अन्य कंट्रीज ने भी, आप जैसे देखेंगे यूएसए में, ब्राजील में, कोलंबिया में, हालांकि उनका नेचर अलग अलग है, इजराइल में भी ये पॉलिसी लागू हुई, तो बहुत सारे कंट्रीज में पॉलिसी लागू है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आरक्षण नीति उचित नहीं। आरक्षण जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दे नीड सम हेल्प, दे नीड सम सपोर्ट। लेकिन इसमें दो तीन मुद्दे बड़े पेचीदे हैं जो मैं आपको उस पर दृष्टिपथ पर डालना चाहता। पहली बात कि हम 3-4 मुद्दे उठाते हैं। पहली बात यह है कि ये जो मैटर रहा है रिजर्वेशन का, उसके सेंटर में डेवलपमेंट कम और पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा रहा। जैसे अब देखिए, ओबीसी आरक्षण को इतने समय तक टाला गया, लेकिन जब इधर हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो मध्यवर्ती जातियां, उनका स्टेटस काफी बढ़ गया, क्योंकि अब तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स हुआ, तो मध्यवर्ती जातियों को भूमि पर अधिकार मिल गया। फिर जो मध्यवर्ती जातियां थी, उनका सशक्तिकरण हुआ। जो इंटरमीडिएट कास्ट थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुआ। मतलब जब ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति सफल हुई, तो बड़े मेहनती फार्मर्स थे, ह्यूमन्स फार्मर्स, तो उनकी जो पावर है, उनके जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी बढ़ गए। और पॉपुलेशन पहले ही ज़्यादा था, 52%, तो 1931 का जनगणना ही बोल रहा था। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी ललचाने लगे। तो इस क्रम में इसने तैयार किया मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता, और अंत में मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। वहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी में मैं कहता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। बिहार हो, यूपी हो, ये दो स्टेट का मुझे एक्सपीरियंस है अच्छे ढंग से। और ये दोनों स्टेट के बारे में मेरा अपना मानना है कि वास्तव में जब वहाँ पर निम्न जाति की पार्टियों की सरकार बनी, तो निम्न जाति का सशक्तिकरण हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि सशक्तिकरण से मतलब है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो जरूर मिला।
उनको इकोनॉमिक बेनिफिट जितना मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमें याद है कि बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट आने के बाद कास्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत हद तक रुका भी। लेकिन इसका जो नेगेटिव पक्ष है वह यह है कि मतलब वन फिट फॉर ऑल साइज नहीं होना चाहिए। मतलब अब देखिए आप 340, मतलब इसमें इसका जो मैं कुछ पक्ष बता रहा हूं कि जो इसके क्रिटिक है वो बोलते हैं, मैं क्रिटिक की बात कर रहा हूं। 3743 कास्ट है। तो इस कास्ट में अभी अभी कुछ समय पहले एक रोहिणी कमीशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने उस रोहिणी कमीशन को फॉर्म किया 2017 में। 2-3 वर्षों के प्रयास के बाद उसने पिछले जुलाई अगस्त में अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित की। हालांकि तब तक गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ खतरा नजर आने लगा, गवर्नमेंट ठिठक गई, उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया एनडीए गवर्नमेंट ने। तो वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, लेकिन कभी भी वो फिर एक उसका पिटारा खोल सकता है। तो जो 337 जो 37 से 43 के करीब हैं कास्ट, जहां तक मेरी मेमोरी में है, तो इसमें जब सर्वे रोहिणी कमीशन ने किया तो कहा कि देखिए 25% जो सीटें हैं वो जो 10 डोमिनेंट कास्ट हैं वो 25% सरकारी जॉब ले जा रही है, और 1000 कास्ट इस ग्रुप में ऐसे हैं जो मंडल आयोग में हैं, 1000 कास्ट ऐसे हैं जो मंडल के द्वारा सिलेक्टेड हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सेवा में नील है। तो पहला जो जरूरत है इसका वह है सब कैटेगोराइजेशन, सब कैटेगोराइजेशन। ये जो है पहला, वो पहला इनका जो होना चाहिए सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। इनमें भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, इनमें भी एक तरह से एक स्लैब होना चाहिए किस कास्ट को जो ज्यादा आर्थिक रूप से डोमिनेंट हैं या सामाजिक रूप से डोमिनेंट हो चुके हैं। बहुत सारी मध्यवर्ती जातियां बिहार और यूपी में आप देखेंगे कि सामाजिक रूप से ज्यादा डोमिनेंट है और आर्थिक रूप से वही रिजर्वेशन का फायदा उठा पा रही है और बाकी उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो एक तो यह फैक्टर है सब कैटेगराइजेशन का, जो इसका एक ग्रे एरिया है, जो उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब देखिए एक डेटा जो मैंने रिसेंट में डेटा पढ़ा कि इंडिया में आप आरक्षण को इतना परसेंट उतना परसेंट आप लागू कर रहे हैं, 27% लागू कर रहे हैं। उसके बाद मतलब अलग अलग कैटेगराइजेशन का आप कह रहे हैं कि भाई बिहार का जो सेंसस रिपोर्ट आई तो 63.1% तो केवल ओबीसी एंड ईसीबी ये दोनों मिलकर हुई, माने एक्सट्रीमली ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एंड ओबीसी, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट 27% एंड देन 36%। आप जानते हो मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ये दोनों मिला के टोटल 61% के करीब बनता है। और फिर इसमें अगर आप SC ST को भी जोड़ दें तो टोटल संख्या 84% यानी 85% के करीब पहुंच जाती है। तो जो उच्च जातियां बचती है वो 15% बचती है। तो इसमें जो नारा दिया जा रहा है कि जितनी, अब इसमें अगर पूरे पॉलिटिक्स को पीछे से देखें तो अब कांग्रेस को ही देखिए। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे। जब मंडल कमीशन लागू किया जा रहा था तो राजीव गांधी, हमें याद है कि राजीव गांधी ने इस पर उसके विरोध में कहा था कि भाई देखिए आरक्षण से फायदा नहीं हो पा रहा है, तो राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। जब इससे पहले 1980 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा तो उस समय हम लोग बच्चे थे, तो हम लोग भी मतलब नारे लगाते थे। याद है कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मुहर लगावे हाथ पर। और अब राहुल गांधी नारा दे रहे हैं जितनी संख्या, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, जो सबसे पहले काशीराम ने ये बात कही थी। तो पॉलिटिक्स का तकाजा ये है कि कोई भी पार्टी, जैसे अब एनडीए है, बीजेपी पार्टी है, तो इसने कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व पहचान पर बल देती रही थी, तो इसके काउंटर करने के लिए कास्ट पहचान पर बल दिया जा रहा है। तो कोई नहीं, ये इंडिया में एक सिर की बीमारी और पैर की बीमारी है, और ये दोनों बीमारी में कई बार तय करना पड़ता है कि सिर की बीमारी ज़्यादा दर्दनाक है, पैर की बीमारी ज़्यादा दर्दनाक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आलोचक कुछ मानते हैं पैर की बीमारी ही कम दर्दनाक है, क्योंकि कम से कम कास्ट वाले में कुछ कास्ट का सशक्तिकरण तो होता है, कुछ निम्न जाति के लोग कम से कम सोशल अपवार्ड मोबिलाइजेशन तो होता है।
लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि जब तक आप सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो उसी पिछले ग्रुप में जो कुछ अग्रा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी आनंद कुमार एक महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध स्पीच दिया। उन्होंने एक लिखा, उन्होंने कहा कि देखिए, कास्ट का फायदा अधिकतर जो एक कास्ट में शिक्षित या राजनीतिक रूप से ज्यादा सजग लोग हैं वो तो उठा लेते हैं, लेकिन बाकी लोग तो कास्ट के अंदर भी कैटेगराइजेशन है और एक कास्ट और दूसरे कास्ट के बीच भी कैटेगराइजेशन है। तो इतनी सारे मतलब पहले रिजर्वेशन को यह देखना पड़ेगा कि इस टारगेट ग्रुप तक ये पहुंच पा रहा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि एक जो अभी रिसेंट डेटा आया है उसमें इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 20 वर्ष से ऊपर उम्र के 9.5% लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। ग्रेजुएट की संख्या 9.5% है, जो 20 ईयर्स के अधिक एज के लोग हैं। और SC ST में उनका प्रोपोर्शन 4.8% है। 4.8% ग्रेजुएट का जो उनका रेशियो है 4.8%, और SC में और ST में 3.1% है। तो बताइए, जब आपका एजुकेशन जब प्रोडक्शन ही पैदा नहीं करेगा, जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा, तो रिजर्वेशन से क्या लाभ होगा? तो पहली बात तो आपको एजुकेशन को सुधारना होगा। अब देखो बिहार को देखिए, बिहार में कास्ट सेंसस तो हुआ, लेकिन कास्ट सेंसस के बाद वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखिए डिफंक्ट पड़ा है। बिहार के जो लोग हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। तो वहाँ के जो लोकल, जिनको आप कहते हो मतलब जो OBC कैटेगरी के लोग हैं, तो वो अधिकांश तो वहाँ पर उनको एजुकेशन उपलब्ध नहीं है। तो एक खास पॉपुलेशन को जब आप एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? तो पहले तो आपको एजुकेशन सिस्टम सुधारना है। फिर जो आप इकोनॉमिक फ्रंट पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा स्टंटेड लोगों की संख्या, या सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि स्कूल ड्रॉप्स आउट का नंबर है, स्कूल ड्रॉप आउट्स जो स्टूडेंट्स हैं उसके नंबर है। आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, आप स्टंटेड चाइल्ड को देखिए, आप मतलब कोई भी डेटा आप उठा लें तो आप देखेंगे कि OBC कैटेगरी और विशेषकर SC ST में उनकी संख्या कहीं भारी है। तो जब तक आप हेल्थ और एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे तो केवल आरक्षण से सुधार नहीं होगा। तो आपको हेल्थ और एजुकेशन के फ्रंट पर भी काम करना है। तो ये जब तक ये बीमारियां दूर नहीं होगी, और जैसा कि आपको रोहिणी कमीशन देखते हैं कि इसने अपनी एक अलग रिपोर्ट रखी हुई है, तो आरक्षण को अगर रचनात्मक प्रयोग हो तो इसका लाभ मिलेगा। इसका एक विध्वंसात्मक प्रयोग भी है कि टारगेट ग्रुप तक ये नहीं पहुंचता, और इस पूरे मैटर का केवल पॉलिटिकल मिलीज के लिए, मतलब जैसे जब भी हुआ, जैसे हमें याद है कि अब अर्जुन सिंह तो प्राइम मिनिस्टर की चेयर चाहिए तो उन्होंने मंडल 2 लागू कर दिया था। जैसे आप देखिए BP सिंह की सरकार है तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, तो उन्होंने जिस समय लागू किया था उसमें उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा थी। हालांकि इसका फायदा निम्न जाति के नेताओं को मिला और खासकर निम्न जाति के लोगों को मिला, लेकिन इसको जब जब इतिहास के जिस मोड़ पर लागू किया गया है तो इसके पीछे पॉलिटिक्स बड़ा है और टारगेट ग्रुप को ध्यान में नहीं रखा जाता। आप बिहार में ही देखिए कि वहां पर पॉलिटिक्स में डोमिनेंट कास्ट है, लेकिन अब जो नई जो आंकड़े आए हैं इसमें जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है उनकी संख्या 36% है। अब वहां पर किस तरह का पॉलिटिक्स मोड़ लेगा? अब तो या तो डोमिनेंट कास्ट हाशिए पर चले जाएंगे, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेंट कास्ट के कोई जो पार्टी है, डोमिनेंट कास्ट की जो पार्टी है, वह किसी उन्हीं में से, जैसा बहुत पहले फॉरवर्ड में हुआ था। फॉरवर्ड में क्या हुआ था? बिहार में ही आप देखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर से पहले तक आपको कोई ऐसा बैकवर्ड नेता वहां नहीं दिखे, वहां पर कोई ऐसा बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर नहीं दिखा। इसकी वजह क्या थी? वहां पर तो बहुत समय तक सवर्णों ने, जबकि मान लीजिए 15% या 16% उनका पॉपुलेशन था, तो बहुत समय तक तो सत्ता पर कब्जा किया रहा, और जब देखा कि अब सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को खड़ा करके, और जो विशेषकर जो किसी दलित नेता को चुना, और दलित नेता को आधार बनाकर जो उच्च जातियां हैं वो अपने समर्थन देकर उनको सामने खड़ा करते रहे, और बहुत समय तक सत्ता से वंचित रखा। इन ट्रू सेंस वहां पर OBC को पावर गया जब लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट 1990 में आई। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि अब बिहार में जो डोमिनेंट कास्ट के नेता हैं वो किसी EBC कैंडिडेट को पकड़कर उनको अपने हाथ का पपेट बनाकर और उनको लेकर उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसे कभी सवर्ण लोग बढ़े थे।
तो डिपेंड करता है, इसलिए इसमें बहुत सारी रिजर्वेशन में पेच है, इसके दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा और दोनों पक्षों को देखकर निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज का मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इतने इश्यूज थे और इतने फैले हुए इश्यूज थे और इतने मुद्दे थे कि मेरी मेमोरी के आधार पर मैंने ये लेक्चर आपको दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और कम से कम इसके मुख्य मुद्दे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम दूसरे लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। आज मैं यहीं विदा लेना चाहूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।